गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 12 है वेव ऑप्टिक्स, वो हम पढ़ रहे थे। कल हमने नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखा था कि प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत होती है। अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में अलग अलग थ्योरी पेश की, अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए। वो सिद्धांत क्या थे वो हमने कल देखे थे। उस चारों सिद्धांत से हमें यही पता चला कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है जिन पर कुछ घटनाएं आधारित होती है, और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, उन पर भी कुछ घटनाएं आधारित होती है। ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में जो हमने हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ा था उसी को हमें पढ़ना है, और उसी सिद्धांत को काम में लेकर हमें जो तीन फिनोमेना होंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित, एक व्यतिकरण, एक विवर्तन और एक ध्रुवण, उनको हमें पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। हाइगेन ने तो ये बताया था कि जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, बोले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। बट बाद में फ्रेनल ने इसको करेक्ट कर दिया था। फ्रेनल ने क्या बताया था कि भाई जो तरंग है उसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है ना। वेव है उसकी नेचर ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है। ठीक है ना। तो हम पहले वेव ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले हम वेव को पढ़ लेते हैं थोड़ा। 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में एक चैप्टर चलता है वेव मोशन। ठीक है ना। तो पहले हम वेव को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेव ही ट्रेवल करेगी, तो वेव के कॉन्सेप्ट आपको आने जरूरी है। तो पहले हम वेव थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। और ये जो वेव मैं आपको समझाऊंगा, इसको आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास का टॉपिक है, इसको केवल समझना है। ठीक है ना। ओके। तो देखिए, व्हाट इज द वेव। वेव क्या होती है? व्हाट इज द वेव? किसी भी माध्यम में एक उत्पन्न विक्षोभ होता है। किसी भी माध्यम में क्या होता है? एक उत्पन्न विक्षोभ होता है जो अपने आकार को परिवर्तित किए बिना निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। अपने आकार को परिवर्तित नहीं करता। कोई विक्षोभ होता है जो अपने आकार को परिवर्तित नहीं करके एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। जो तरंग गति होती है उसमें माध्यम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं होता, बोले तो माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता है, केवल ऊर्जा का स्थान होता है। बोले तो तरंग जो है वो ऊर्जा को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। हम दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में तरंग देखते हैं। ठीक है ना। आपने देखी होगी, फील भी किया होगा। हमें उस तरंग को देखने से यही फील आती है कि तरंग जो है उसमें माध्यम जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहा है। बट वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तरंग गति में माध्यम है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होगा, केवल क्या होती है? ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये ट्रांसफर होती है। ठीक है ना। एनर्जी ट्रांसफर होती है। इन द वेव मोशन एनर्जी इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरेशन ऑफ मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता है। तो वेव इज व्हाट? वेव क्या है? किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ ही होता है जो अपने आकार को परिवर्तित किए बिना निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। क्या होगी? तरंग होगी। ठीक है ना। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, डिस्टर्बेंस बोले तो विक्षोभ, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम विच ट्रेवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी और या पर्टिकुलर वेलोसिटी विदाउट चेंज ऑन ए शेप। अपनी शेप को चेंज किए बिना कांस्टेंट वेलोसिटी से वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता रहता है। इस डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये विक्षोभ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये वाटर है, ये वाटर है। आपने जल में, वाटर में वेव प्रोड्यूस, तरंग उत्पन्न होती हुई देखी होंगी। जैसे ये शांत जल है, इसमें हमने कोई कंकड़ डाला। ठीक है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न डाल, नहीं तो क्या हो जाएंगी? तरंग उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे उत्पन्न हो जाती है वो हम देखते हैं। जैसे इसमें हम पत्थर डालते हैं, यहाँ पर पत्थर गिरा
तो देखिए ये जो वाटर है वो ऐसे, इसमें ये जो यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है। इस वाटर में, इस मीडियम में ऐसे विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। डिस्टर्बेंस आ गया ना, वाटर में आ गया ना, यही जो डिस्टर्बेंस है वही क्या है, तरंग है। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो ऐसे चलता हुआ हमें फील होता है, ऐसे लगता है ना कि ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो किसी पात्र में, किसी कंटेनर में पानी भरा है, ठीक है, उसमें अगर मान लो बूंद डालते हैं या कोई कंकड़ डाले तो ऐसे आपको पानी चलता हुआ फील होता है। तो ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है वाटर में, इसी को वेव बोलते हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे वाटर है वो यहाँ से किनारों पर जा रहा है, बट वाटर थोड़ी जाता है ऐसे, थोड़ी कि पानी इधर इकट्ठा हो गया, यहाँ खड्डा हो गया, नहीं जाता ना। वास्तव में मीडियम ट्रेवल नहीं करता है। हाँ, ये वेव चल रही है, वेव प्रोड्यूस हो गई, तो इस वेव के जरिए क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये क्या हो रही है, एनर्जी। और एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो एनर्जी प्रेशर के रूप में उस पात्र की दीवार पर जाकर टकराएगी, तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो एक्चुअल में जो वेव जो है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होगा तो उसमें मीडियम ट्रेवल नहीं करता, उसमें एनर्जी ट्रेवल करती है। आप फील कर सकते हो ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ इस वाटर में, इसी को हम वेव बोलते हैं। और वेव मोशन में जब भी वेव मूव करती है, तरंग गति करेगी, तो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, नॉट ट्रांसफर ऑफ मीडियम। ओके ओके, और भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो ये कोई डोरी, ठीक है, इसमें कोई वेव प्रोड्यूस नहीं है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम इसमें कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे इसको हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, तो इसमें यहाँ पर ऐसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। और ये डिस्टर्बेंस यहाँ थोड़ी रहेगा, ये ऐसे आगे मोशन करता जाएगा। जब तक ये दूसरे वाले एंड पर नहीं पहुंच जाता तब तक ये ऐसे मोशन करता जाएगा। तो ये तो क्या है, एक यहाँ पर मीडियम जो है वो स्टेशनरी है। जैसे हमने इस मीडियम में, इस रस्सी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया, तो ये डिस्टर्बेंस अपने शेप को चेंज किए बिना आगे बढ़ता रहता है। ये अलग अलग स्टेप है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर, फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर ये दूसरे वाले एंड पर जाकर टकरा जाता है। तो क्या ये डोरी चलती है क्या उधर? ये स्ट्रिंग थोड़ी चलेगी, ओनली ये डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है। और ये डिस्टर्बेंस क्या है, वेव है। और ये वेव क्या कर रही है, मोशन कर रही है, देखो। और ये वेव क्या ले जा रही है, इस स्ट्रिंग को, इस मीडियम को नहीं ट्रेवल कर रहा है, इस ट्रांसफर कर रही है, वो केवल एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है वन प्लेस टू या वन एंड टू अदर एंड तक। ओके, तो दैट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम इज कॉल्ड द वेव। ये जो किसी माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ है, इसी को हम तरंग बोलते हैं। तरंग समझ में आ गई होगी। ओके ओके, अब हम टाइप्स ऑफ वेव देखते हैं, तरंग के प्रकार देखते हैं। तो वैसे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेव होती है, ठीक है ना। हम वेव को डायमेंशन के बेस पर भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। विमा के आधार पर भी हम इसको विभक्त करते हैं। ओके, ऊर्जा संचरण के आधार पर भी इसको विभक्त करते हैं। ओके, माध्यम की आवश्यकता, फॉर द नेसेसिटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द मीडियम, उसके आधार पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगी कितनी प्रकार की होती है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। एक होती है मैकेनिकल वेव, ओके, यांत्रिक तरंगें। ओके, यांत्रिक तरंगों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, और सेकंड होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे।
इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। सेकंड जो अपनी वेव होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। तो पहले हम मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख लेते हैं, उसके बाद भी यांत्रिक तरंगों के प्रकार को देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव क्या होगी। ठीक है ना। तो मैकेनिकल जो वेव्स होती है उसके प्रोपिगेशन के लिए, उसके संचरण के लिए हमें मीडियम की नेसेसरी होती है। ठीक है ना। यांत्रिक तरंगे तभी संचरित, तभी प्रोपिगेट, तभी गमन कर सकती है जब माध्यम होगा, माध्यम की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है ना। द वेव फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ विच मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम होगा तभी तरंगे संचरित होगी, माध्यम नहीं होगा तो तरंग संचरित नहीं होगी। तो जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो क्या होंगी, मैकेनिकल वेव्स ही होंगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, जिनके प्रोपिगेशन के लिए, जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, वो माध्यम में भी गमन कर सकती है और निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हम देखें, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव है, जो प्रकाश तरंगे है, वो सूर्य से हमारे पास प्रकाश पहुंच रहा है, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो ये थोड़ी कि माध्यम, ऊपर क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो तो अर्थ के कुछ डिस्टेंस पर ही है, तो सन से अर्थ के बीच में जरूरी थोड़ी है माध्यम ही हो पूरा। ठीक है। वैक्यूम भी होता है, तो हमारे पास सन से हमारे पास लाइट पहुंच रही है, तो हमें इससे यही पता चल रहा है कि भाई लाइट जो वेव है, प्रकाश तरंग है, वो माध्यम में भी संचरित करती है और निर्वात में भी संचरित हो सकती है। रेडियो वेव्स की बात करें, हम रेडियो तरंगे की बात करें, सैटेलाइट से हमारे पास तरंगे आ रही है, तो वो भी क्या है, निर्वात में भी गमन कर सकती है, तभी हमारे पास पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमें प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की नेसेसरी नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वैक्यूम, निर्वात में भी गमन कर सकती है। लेकिन जो यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स है, वो निर्वात में गमन नहीं करेंगी। इनको हमें गमन, इनको संचरित करने के लिए, इनको प्रोपिगेट करने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके ओके। मैकेनिकल वेव्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव मैं बोल रहा हूं तो मेरे से वेव प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। और साउंड वेव में क्या होगी, एयर है, ये बीच में एयर मीडियम नहीं है क्या, तो एयर के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं और वही क्या करते हैं, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। साउंड जो एनर्जी होगी, वेव है, वो एनर्जी ले जाती है, मीडियम के पार्टिकल नहीं जाएंगे, वो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और आगे से आगे एनर्जी को शिफ्ट करते जाएंगे, साउंड एनर्जी को, और वो आपके पास पहुंच रही है। अगर ये मीडियम के पार्टिकल नहीं होती, अगर मैं वैक्यूम में बोलता हूं, तो आपके पास साउंड जो एनर्जी है वो नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना। या हम देखें कि जो वाटर सरफेस है, जल की जो सतह है, उस पर भी जो तरंग उत्पन्न होती है, वो अगर वाटर होगा, मीडियम होगा, तभी हो सकती है। ठीक है ना। मैं हवा में ऐसे छोड़ता हूं तो नहीं होगी। तो वेव के लिए जो मीडियम होगा, उस मीडियम में इलास्टिसिटी का भी गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लो मैं फर्श पर कंकड़ डालता हूं तो क्या फर्श पर ऐसे वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या नहीं होगी। इलास्टिक मीडियम होना चाहिए, प्रत्यास्थ मीडियम होना चाहिए, उनमें जड़त्व का गुण होना चाहिए। ठीक है ना। तभी उसमें इनर्शिया का प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वेव प्रोड्यूस होती है मीडियम में। ठीक है ना। ओके। या हम वाटर के भीतर देखें तो वाटर के जो भीतर है, इनसाइड द वाटर क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें डोरी है, जो तनी हुई डोरी है, जो स्ट्रिंग है, उसमें भी क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना।
वो सब क्या होती है, यांत्रिक तरंगें होती है। उन्हें संचरित करने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स। इनको समझ लेते हैं, ये क्या होगी। फर्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ये मान लो हमारे पास यहां से इस पॉइंट से वेव को यहां तक भेजना है, ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक वेव को भेजना है। तो वेव यहां से यहां जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ वेव ये होगी, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है ना। जो तरंग है उसके संचरण की दिशा है, तरंग इस दिशा में गमन करेगी यहां से यहां तक ऐसे। इन दोनों के बीच में मीडियम होगा, और मीडियम के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे ऐसे, ठीक है। वेव जो है वो इन मीडियम के पार्टिकल द्वारा ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट की जाती है। वेव अपने आप नहीं चलेगी, मीडियम के पार्टिकल है वो उनको सहयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो मजदूरी है वो क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल ही क्या करेंगे, वेव को एक स्थान से, वेव जो एनर्जी है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजेंगे। यहाँ पर वेव देंगे तो ये जो पार्टिकल है, जैसे ही वेव प्रोड्यूस होगी तो ये जो पार्टिकल है वो क्या करना लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा अपनी मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है ना, मीन पोजीशन है ये यहाँ पर स्टेशनरी है जब तक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे ही वेव प्रोड्यूस हुई तो ये पार्टिकल वो ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, अपनी मीन पोजीशन के ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये जो पार्टिकल है कैसा मोशन करेगा, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इर्द गिर्द गति रहेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। जो मीडियम के पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते हैं। ये ऐसे मूव करेगा तो आगे वाले पार्टिकल पर टकराएगा तो ये ऐसे, ये भी ऐसे वाइब्रेशन करने लगेगा। फिर आगे वाला पार्टिकल है उससे टकराएगा तो ये भी वाइब्रेशन करेगा, ये इससे टकराएगा ये भी वाइब्रेशन, ये इससे टकराएगा ये भी वाइब्रेशन, ये यहाँ इससे टकराएगा वाइब्रेशन, फिर यहाँ पर वेव पहुंचेगी। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि इस यहाँ से वेव प्रोड्यूस हुई और इस पार्टिकल को मिल गई, ये वाइब्रेट करने लगा, इसको इसने एनर्जी दे दी। एनर्जी बोले ये स्टेशनरी था, इसको मूव कर दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई, एनर्जी शिफ्ट की है। तो लेकिन ये नहीं है कि ये पार्टिकल चलकर इस पॉइंट को देगा। यहाँ पर मीडियम जो पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इस आगे वाले पार्टिकल को दे देता है अपनी एनर्जी, ये आगे वाले को दे देगा, ये आगे वाले को दे देगा, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को। तो यहाँ पर पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आगे से आगे, और एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, अगर तरंग संचरण की दिशा देखें तो ये है, तरंग इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, और वाइब्रेशन मीडियम के पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। माध्यम के जो कण है वो भी उसी दिशा में कंपन कर रहे हैं जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है। अगर माध्यम के कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, माध्यम के कण के कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, तो जो तरंग उत्पन्न होगी वो कौन सी तरंग होगी, अनुधैर्य। अनु बोले अनुदिश, धैर्य बोले तो लंबाई के अनुदिश, तरंग की लंबाई या तरंग के दिशा के अनुदिश अगर माध्यम के कणों के कंपन हो, ये तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, देन द प्रोड्यूस वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में आ गई। ओके, थोड़ा ही पढ़ेंगे, वैसे और भी है इसमें। अब हम ट्रांसवर्स वेव देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है,
अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत। अगेन हम एग्जाम्पल लेकर देखें तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। ये बीच में मीडियम के पार्टिकल है, वेव है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। बट जो मीडियम के पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है वो कैसे है, अगर मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करें, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इससे जो डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपिगेशन है, तरंग संचरण की जो दिशा है उसके लंबवत कंपन कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। If the particle of the medium is vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave, then the produced wave is called the transverse wave. Okay? यदि माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ये ऐसे कंपन कर रहे हैं तो होंगे तो कंपन जो वाइब्रेशन है, ठीक है, मोशन जो है वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो करेगा। बट यहाँ पर इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव इसके परपेंडिकुलरली मोशन कर रहे हैं। अगर ऐसा मोशन होगा तो वेव प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया। तो हमें इस चैप्टर में ट्रांसवर्स वेव ही लेनी है। हाइगेन का जो थ्योरी है या प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वही हमें देखना, वही अप्लाई करना है। बट हाइगेन्स ने बताया था कि वेव जो है, लाइट वेव, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। बट फ्रेनेल्स ने बाद में बताया कि लाइट है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल अगर लेंगे तो पोलराइजेशन नहीं होगा। तो फ्रेनेल ने लिया कि लाइट वेव को हमें क्या, ट्रांसवर्स लेना है। क्या लेना है, ट्रांसवर्स। तो हमें इस चैप्टर में जो वेव है उसको हमें क्या लेना है, ट्रांसवर्स लेना है। उसमें मीडियम के पार्टिकल है वो ऐसे परपेंडिकुलरली मोशन करेंगे। अब हम ट्रांसवर्स वेव को देख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव हमें कैसे बनानी है, ठीक है। अब देखो, ट्रांसवर्स वेव जो है वो ऐसे हमें बनानी है। हमें वेव को ऐसे शो करना है। हमें वेव को, ट्रांसवर्स वेव है वो ऐसे शो होगी। ऐसे शो करिए। एक्चुअल में जो वेव है वो वेव नहीं चल रही है, ये वेव जो है वो ऐसे है। इसमें जो पार्टिकल है, मीडियम के पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे इसमें ऊपर की तरफ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसमें जो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या है, नीचे की तरफ है। इसमें मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर की तरफ है। यहाँ मीन पोजीशन पर है, यहाँ मीन पोजीशन पर है ऊपर की तरफ। इसमें नीचे की तरफ वाइब्रेशन कर रहे हैं ऐसे, यहाँ मीन पोजीशन पर आ गए। एक्चुअल में मीडियम के पार्टिकल ही वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मीन पोजीशन हो गई। ओके, और ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। मीडियम के पार्टिकल ही वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे मीन पोजीशन के इधर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, वेव की डायरेक्शन ये है, वेव इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, मीडियम के पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो जो अपना ट्रांसवर्स वेव होगी, अनुप्रस्थ होगी, उसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट तो कर रहे हैं टू एंड फ्रो, बट एक साथ नहीं करेंगे। ये नहीं है कि एक साथ ही सारे के सारे ऐसे मीन पोजीशन से ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर चलेंगे। वन बाई वन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो 1 by 1 करेंगे तो ये नहीं कि एक साथ ही सारे मैक्सिमम पोजीशन पर आएंगे, एक साथ ही सारे मीन पोजीशन पर आएंगे, ठीक है ना। 1 by 1 क्या करेंगे, एक के बाद एक वाइब्रेट करते जाएंगे, तो हमें ऐसे वेव मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक वेव जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। तो यहाँ से यहाँ तक हम या तो हम इसको एक वेव बोल देते हैं, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वेव बोल देते हैं। क्या बोलते थे, वन वेव, इसको वन वेव बोलते हैं। ओके, या वाइब्रेशन ऑफ है या वन वाइब्रेशन ऑफ वेव बोल सकते हैं। या हम देखें, एक पार्टिकल को उठाओ, ठीक है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, ये मैक्सिमम पोजीशन पर गया, फिर ये वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर अगेन इधर वाली साइड में गया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आया।
तो वापस मीन पोजीशन से ऊपर, फिर मैक्सिमम पोजीशन से वापस मीन, मीन से वापस से नीचे, फिर वापस यहाँ। तो इसका एक वाइब्रेशन हो गया। ये नहीं है कि यहाँ से गया फिर यहाँ आ गया, तो ये एक वाइब्रेशन नहीं हुआ, एक कंपन नहीं हुआ। ये तो एक ही साइड भी गया, दूसरी साइड भी जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर अधिकतम विस्थापन, फिर वापस यहाँ आ गया। तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, सरल और गति पढ़ी होगी, उसमें एक जो वाइब्रेशन है वो यहाँ। तो ये अगर पार्टिकल एक वाइब्रेशन करेगा, इतने में तरंग अपनी कहां से कहां, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो यहां से यहां तक हम इसको एक वेव बोलते हैं। और एक वेव में क्या होता है कि एक तो ये आया है, ठीक है, ये जो अपना उठा हुआ जो भाग है इसको हम बोलते हैं श्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रिंग। इसको बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्ट ऑफ द वेव। और ये जो गड्ढा है इसको हम बोलते हैं गर्त। गर्त बोले तो गड्ढा, इसको बोलते हैं हम गर्त। गर्त ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं गर्त बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉट बोलते हैं। ठीक है ना? इसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रॉट बोलते हैं। तो श्रिंग और गर्त मतलब एक अनुप्रस्थ जो तरंग है, एक तरंग की बात कर रहे हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक ट्रांसवर्स वेव, एक की बात कर रहा हूं, एक ट्रांसवर्स वेव है, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉट से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना? ये एक ट्रांसवर्स वेव होगी, एक होगी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी? दो होगी, एक ये और एक ये। एक जो वेव होगी उस एक वेव में एक क्या होगा? क्रिस्ट होगा और एक क्या होगा? ट्रॉट होगा। एक क्रिस्ट होगा और एक क्या होगा? ट्रॉट होगा। एक सरंग होगा और एक गर्त। इस वाले भाग को हम सरंग कहते हैं, इस वाले भाग को गर्त। जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है ना? इसको हम श्रिंग बोलेंगे, इसको बोलेंगे गर्त। एक वेव में एक क्रिस्ट होगा और एक ट्रॉट होगा। ठीक है ना? ट्रॉट में क्या, क्रिस्ट में क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और इसमें क्या होगा? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। एक वेव में एक क्रिस्ट होगा, एक ट्रॉट होगा। ओके ओके, तो क्रिस्ट ट्रॉट समझ में आ गए। क्रिस्ट कौन सा होगा, ट्रॉट कौन सा होगा? ठीक है ना? सरंग कौन सा होगा, गर्त कौन सा होगा? अब देखो और समझते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ पर जो अगर वेव ऊपर की तरफ है, इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ नीचे की तरफ, इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ वाइब्रेशन है, यहाँ नीचे की तरफ वाइब्रेशन है। तो ये क्या होंगे? अपोजिट फेज में होंगे। क्या होंगे? अपोजिट फेज में। इस क्रिस्ट में देखिए, क्रिस्ट में देखें तो सारे पार्टिकल, जैसे ये देखें तो यहाँ पर तक पहुंचा है, यहाँ पर जो पार्टिकल था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पर पार्टिकल हो यहाँ तक, यहाँ पर। ठीक है, सारे जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ वाइब्रेशन कर रहे हैं। क्रिस्ट में ऊपर की तरफ, श्रिंग में ऊपर की तरफ वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो इस जो सरंग में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे सेम फेज में होंगे। बोले तो सेम फेज बोले समान कला में होंगे, मतलब समान कला बोले तो एक की तरफ वाइब्रेशन कर रहे हैं। और इस ट्रॉट में, इस गर्त में जो भी पार्टिकल होंगे वो सारे क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, समान कला में होंगे, बोले तो एक ही दिशा में वाइब्रेट करेंगे। बट अगर हम क्रिस्ट की और सरंग के पार्टिकल की बात करें, जैसे हमने एक पार्टिकल उठा लिया किसका? क्रिस्ट का, और एक पार्टिकल उठा लिया हमने ट्रॉट का, तो क्या ये क्या होंगे? ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट फेज में होंगे। ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपोजिट डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? क्या होंगे? असमान कला में होंगे। क्या होंगे? असमान या विपरीत कला में होंगे, अपोजिट फेज में कहलाएंगे। ठीक है ना? क्या कहलाएंगे? अपोजिट फेज में कहलाएंगे। आगे बात समझ में? ओके, अब और थोड़ी छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं वेव से रिलेटेड, ये हमें काम में आएंगे आगे। ठीक है।
अब देखो यहाँ पर देखो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मीडियम का पार्टिकल अब मैक्सिमम कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मीन पोजीशन मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस तक जा रहा है, इससे ऊपर थोड़ी जा रहा है। कोई भी पार्टिकल है वो मैक्सिमम इतना ही, इतनी डिस्टेंस तक जा सकता है। हाँ जरूरी नहीं ये भी जाएगा ऊपर, यहाँ तक, यहाँ पर था वो भी जाएगा, बट इस कंडीशन में ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। हाँ ये यहाँ पर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस मैक्सिमम इतने डिस्प्लेसमेंट सभी पार्टिकल इतनी डिस्टेंस तक जाएंगे, बट एक साथ नहीं जाएंगे, एक के बाद एक जाएंगे। नीचे देखें तो मिनिमम इतनी डिस्टेंस तक आ सकते हैं। तो मीन पोजीशन से किसी भी जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल है, उसकी मीन पोजीशन से, उसकी साम्य स्थिति से जो अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अधिकतम जो विस्थापन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग का आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग का आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तरंग का आयाम। ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ए से भी, कैपिटल ए से भी वे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो EM1 EM2 से भी व्यक्ति कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ पर इतना थोड़ी है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका आयाम बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम आयाम या एम्पलीट्यूड बोलेंगे, मीन पोजीशन से होगा, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात है, ओके। अब देखिए ये एक वेव होगी, एक वेव की जो लेंथ होती है, एक वेव बोले तो एक क्रिस्ट होगा, एक स्ट्रिंग होगा, एक गर्त होगा, एक ट्रोट होगा। एक वेव की जो लेंथ है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, उसको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। वेव की लेंथ होगी ना, ये कितनी लंबी वेव है, वो क्या उसकी वेवलेंथ है। क्या होगी, वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य, तरंग की लंबाई, ठीक है ना। बोले तो एक क्रिस्ट और एक ट्रोट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना, ओके ओके। अब देखिए जो हमारे पास जो लाइट वेव होती है, चलो वेव से रिलेटेड ये छोड़े बहुत थे और हम आगे और देख लेंगे, ठीक है ना। तो वेव से रिलेटेड हमने कुछ बातें यहाँ पर सीखी है, ठीक है, और हम आगे सीखते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे, ठीक है। तो देखो अब हमें एडिंग डालनी है, अब एडिंग डालनी है, इतना नहीं था, ये 11th क्लास का था, थोड़ा सा मैंने वेव के बारे में आपको बताया था। अब हमें पढ़ना वेव फ्रंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेव फ्रंट। क्या पढ़ना है, वेव फ्रंट पढ़ना है। तरंगागर, तरंगागर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन 2 टाइम्स आई हुई है कि व्हाट इज द वेव फ्रंट, तरंगागर किसे कहते हैं। तो देखो इस चैप्टर में हम जो है वो न तो हम लाइट रे लेंगे, ओके, और न ही हम वेव लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो किसी भी लाइट सोर्स से न तो लाइट रे लेंगे और नेट वेव लेंगे, ठीक है ना। हम क्या लेंगे, वेव फ्रंट लेंगे। क्या लेंगे, तरंगागर। और तरंगागर है वो तरंगों का ही गुण है, ठीक है ना। तरंगागर वो तरंगों से मिलकर बना होगा। क्या होता है तरंगागर, वो हम देखेंगे। देखो वेव फ्रंट बोले तो वेव के फ्रंट में, वेव के आगे। तरंगागर, तरंग के आगे। क्या है तरंग के आगे, व्हाट इज द इन फ्रंट ऑफ द वेव, ओके। तरंग के आगे क्या है, तरंगागर है। क्या होता है तरंगागर, इसको हम समझते हैं। देखो ये हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, मान लो ये क्या है, लाइट सोर्स है।
ये लाइट है, कोई लाइट सोर्स है, ये बोले तो कोई बल्ब है यहाँ पर, ठीक है। इससे वेव प्रोड्यूस हो रही है ऐसे। हमने पता है कि वेव में क्या होगा, एक तो पहले क्या होगा, क्रिस्ट होगा और फिर क्या होगा, थ्रोट होगा, ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रही है। ओके, यहां पर देखें तो ये ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहां पर देखिए तो ये ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये इसके इससे इस लाइट सोर्स से ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रही है। ओके, कोई भी हमारे पास लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है एस, मान लिया इसको एस, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। एक प्रकाश स्रोत है, एक बल्ब है, उससे ऐसे चारों दिशाओं में तरंग उत्पन्न हो रही है। ये थोड़ी सी बड़ी होगी, इसको छोटा कर दो। ऐसे तरंग उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, होंगी ना चारों तरफ ऐसे तरंग। या हम लाइट रे के रूप में देखें तो हमने ऐसे लाइट रे के रूप में देखा था कि ये किसी भी लाइट सोर्स से अगर पार्टिकल के रूप में देखें तो ऐसे लाइट रे ऐसे क्या होंगी, इसे उत्सर्जित होगी। अगर तरंग के रूप में देखें तो किसी भी लाइट सोर्स से, किसी भी प्रकाश स्रोत से ऐसे तरंगे निकलेंगी, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास वेव है, ठीक है। अब ये तो 2D में है तो वेव हमने ऐसे, तो वेव 3D में होगी तो ऐसे भी होगी, ये ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, चारों तरफ होगी ऐसे वेव, होगी भी नहीं होगी, होगी। अब देखिए वेव फ्रंट, तरंगों के आगे, इन फ्रंट ऑफ वेव, इस वेव के पाथ में ही कुछ ऐसा होगा, वेव के पाथ में ही, इस तरंग के पाथ में ही क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, तरंगागर होगा। वो होगा क्या, वो हम देखते हैं। देखो यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं एक, यहां पर देखिए ये क्या है, इसका ये क्या होगा, ट्रोट होगा, ये क्रिस्ट होगा, क्रिस्ट है, ठीक है। ये क्रिस्ट ले लिया, यहां पर एक क्रिस्ट पर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर एक क्रिस्ट पर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर क्रिस्ट पर पॉइंट ले लिया, यहाँ क्रिस्ट पर पॉइंट ले लिया, यहाँ क्रिस्ट पर पॉइंट ले लिया, यहाँ क्रिस्ट पर पॉइंट ले लिया। इसमें देखें तो मीडियम का जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, 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 नीचे की तरफ, हाँ ये उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, और नोट होगी, नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ओके, सेम ऐसे ही होगा जैसे इसमें होगा, ठीक है, इसमें भी, इसमें। तो इन पॉइंटों पर जो भी बिंदु है, जो भी पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम किसी भी लाइट सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस होगी, तो उस वेव, उस तरंगों के पथ में हम ऐसा एक ट्रस्ट, एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे कि उस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब क्या होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम फेज में। यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे इसमें देखो, यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, देखो ये क्या है, इसका क्रिस्ट है, तो सारे के सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेंगे। तो इनको अगर मिलाएंगे तो सारे के सारे पार्टिकल एक ही सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, करेंगे ना। तो आप ये नहीं कि एक ही वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट आप कितने भी बना सकते हो, बट वेव फ्रंट हमें ऐसा बनाना, तरंगों के पथ में हम ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचना है जिस पृष्ठ पर स्थित जो प्रत्येक कण है उसकी कंपन कला क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंपन कला समान होनी चाहिए, सारे के सारी सेम फेज में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये तो हो गया। अगर मान लो मैं ऐसे बना देता हूं, ये कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, इससे मैं ऐसे ही वेव ले लेता हूं, 3 ही वेव ले लेता हूं ऐसे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 ही वेव ले ली, एक तो ये वेव ले ली मैंने, ठीक है, एक मैंने ये वेव ले ली, एक मैंने ये वेव ले ली,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ पॉइंट ले लिया इस वेव के पाथ में, एक मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, एक यहाँ ले लिया। इसमें देखो ये क्रिस्ट है, ये मेन पोजीशन है, ऊपर की तरफ वाइब्रेट, ऊपर की तरफ वाइब्रेट, ऊपर। तो इन तीनों जो पार्टिकल है, इन तीनों पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है, सभी ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक पृष्ठ बनेगा। ये वैसे तो ये आपको लाइन नजर आ रही है, पर ये 3D में होगी तो चारों तरफ होगी। तो ये जो होगा यही क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। कहने का मतलब है तरंगों के पथ में हम ऐसा पृष्ठ खींचेंगे, काल्पनिक पृष्ठ, जिस पर स्थित प्रत्येक कण की जो कंपन कला है, फेज जो होगा प्रत्येक पार्टिकल का, वो क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये क्या है, नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट है नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ। सभी जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो सेम फेज में होंगे। इन पॉइंट को अगर मिला देता हूं मैं, तो ये भी क्या है, वेव फ्रंट होगा। यहाँ पर देखिए तो ऊपर की तरफ, अगेन ऊपर की तरफ क्या है, वाइब्रेशन हो रहा है सभी पार्टिकल का। इनको मैं मिला देता हूं तो ये भी क्या है, वेव फ्रंट है। ये क्या है, वेव फ्रंट है। ओके, और समझ में आ गया, आया ना। कहने का मतलब है किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के पथ में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण की कंपन कला क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है ना। ओके ओके, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के पथ में, तरंगों के पथ में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, तरंगों के पथ में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण की कंपन कला समान होती है। कंपन कला समान होती है। बोले तो हम ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जिस पर सारे कण जो है वो एक ही दिशा में कंपन करने चाहिए। ठीक है ना। कोमा तरंगाग्र कहलाता है। कोमा क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे an imaginary surface draw in the path of waves, produced from any light source, on which each particles are in same phase. Each particle are in a same phase, comma is called wave front. ठीक है ना। इससे किसी लाइट सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, इन वेव के पाथ में हम ऐसा एक ये इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, न तो हमें वेव नजर आती है, न ये वेव फ्रंट नजर आता है, ये इमेजनरी होता है। तो इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, इस पर जो भी पार्टिकल होंगे उन सब पार्टिकल की जो फेज होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। बोले तो सभी जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन करनी चाहिए। ठीक है ना। इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ओके, ये डायग्राम बना लो।
अगला बिंदु लिखना एरो लगाकर। तरंगागर के किसी बिंदु पर तरंगिकाओं की दिशा या तरंगों की दिशा भी लिख सकते हैं। तरंगिकाओं की दिशा सदैव तरंगागर के लंबवत होती है। सदैव तरंगागर के लंबवत होती है, कोमा इन तरंगिकाओं को प्रकाश किरणें कहते हैं। इन तरंगिकाओं को प्रकाश किरणें कहते हैं। इन तरंगिकाओं को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणें कहते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एरो लगाकर लिखना। द डायरेक्शन ऑफ वेवलेट्स या वेव भी लिख सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ वेवलेट्स at each point of wavefront. The direction of wavelets at each point of wavefront is always perpendicular to the wavefront. Is always perpendicular to the wavefront, comma. These wavelets are called light rays. These wavelets are called light rays. These wavelets are called light rays. Okay? Okay, अब यहां से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास वेव फ्रंट है। ये जो आपकी वेव, ये देखो वेवलेट्स है, वो इस वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर ही तो है। किसी पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखेंगे तो देखो ये जो वेव है वो ऐसे जा रही है, तो इस वेवलेट के परपेंडिकुलर ही है। किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, जैसे इस पॉइंट पर देखें तो जो वेवलेट है, ये वेव जो है वो इस वेवलेट, ये जो वेव फ्रंट है इसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। और इन वेवलेट्स को हम लाइट रेज बोलते हैं। आप बोलोगे लाइट रेज तो ऐसी होती है। हम इस वेव को जो है इसको हम लाइट रे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लाइट रे बोल रहे हैं भाई। हम यहाँ वेव नहीं, रे बनाएंगे। वेव को भी क्या बनाएंगे? रे बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? रे बनाएंगे। ऐसे देखो, जैसे मैं ये एस हो गया, ये वेव, ये रेज होगी, ये रेज होगी और ये वेव फ्रंट हो गया। एक बार थोड़ी देर पहले तो वेव्स बनाई थी, अब हमने रेज बना दी। ऐसा क्यों? हमने यहाँ पर जो वेवलेट्स है, वेव है, उसको रे क्यों बोला है? रे क्यों बनाया? अब देखो क्यों बनाया, देखो अभी बताता हूं आपको। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया कि वेव को हम ऐसे शो करते हैं, करते कि नहीं करते? ऐसे शो करते हैं वेव। ये एक वेव कंप्लीट हो गई, ये क्या होती है? वेवलेंथ होती है उसकी। क्या होती है? वेवलेंथ। और लाइट रे की जो वेवलेंथ होती है वो लेमडा इज 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। और कहीं पर 400 से 700 नैनोमीटर तक भी लिखा होता है। नैनोमीटर ऑर्डर की होती है। बोले तो इसकी जो हम मैक्सिमम अगर वेवलेंथ देखें तो भी लेमडा इज नियरली इक्वल टू 7 इंटू 10 टू पावर -2 हटा दिया, -7 मीटर ऑर्डर की होती है। इतनी मीटर की होती है। बोले तो लेमडा क्या है? 0.0000 इतनी मीटर होती है। ये कोई लेंथ है क्या? ये कोई लेंथ है क्या? इसका मतलब ये जो, अगर लाइट वेव की बात करें तो ये जो वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। इसका मतलब लाइट वेव ऐसे चलेगी, देखो ऐसी बहुत ही स्मॉल। हाँ, वेव तो ऐसे ही होगी, बट एक ही जगह ऐसे वेव चलेगी ऐसे। ये नहीं दिखेगा,
न कृष्ण दिखेगा ना श्रृंग दिखेगा, ऐसे एक ही जगह। वेवलेंथ बहुत स्मॉल है ना, ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना, बाल से भी पतली है, तो ये वहीं पर तो श्रृंग बन जाता है, वहीं पर गर्त बन जाता है, तो ऐसे चलती हुई नजर आती है लाइट वेव, ऐसे। ओके, तो ऐसे चलेगी तो हमें ऐसे लगेगा कि कोई वेव ही नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, रे है। तो हमें जो लाइट वेव है, हाँ साउंड वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रे नहीं बोलेंगे, बट लाइट वेव को हम लाइट रे भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव इज वेरी वेरी स्मॉल, इतने ऑर्डर की होती है, इसलिए हमें जब भी लाइट वेव चलती है तो वो लाइट वेव नजर ही नहीं आती, हमें ऐसे लगता है कि लाइट सोर्स से लाइट रे ही जा रही है, वेव नहीं जा रही है, इसलिए हम लाइट की जो लाइट वेव है उसको लाइट रे ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी लाइट सोर्स से लाइट जो प्रोड्यूस होगी उसको हम ऐसे वेव की तरह शो नहीं करेंगे, किसकी तरह शो करेंगे, लाइट रे की तरह शो करेंगे। हाँ एक्चुअल में है ये वेव भी, बट हमें नजर नहीं आती, हमें ये क्या दिखती है, लाइट रे ही दिखती है। ओके ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और इससे प्रोड्यूस ये लाइट रे हो गई, ठीक है। अब इसके लिए वेव फ्रंट बनाना है, और वेव फ्रंट क्या होगा, लाइट ये जो रेज होंगी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आपको वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं वो आप देखो। वेव फ्रंट जो होगा वो इन लाइट रेज के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस लाइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ होगी, इसके परपेंडिकुलर ये होगी, इन सभी को अगर मिलाई तो ऐसे वेव फ्रंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा ना। या हम इससे सेम पॉइंट पर हम ऐसे सेम डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे तो इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें ऐसे मिलेगा, तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। तो वेव फ्रंट को हम कैसे, पहले लाइट रे को शो कर लो, फिर लाइट रे के परपेंडिकुलरली क्या है, एक सरफेस ड्रॉ कर दो, वही क्या होगा, उसका वेव फ्रंट होगा। वेव फ्रंट और लाइट रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये बात याद रखनी है। तो ये तो लाइट रे है, ठीक है, और ये क्या हो गया, वेव फ्रंट, ठीक है। ये प्रकाश किरण होगी, ये तरंगाग्र हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना लेना, इसको भी बना लेना, ठीक है ना। वहां पर हमने वेव शो की थी, यहाँ पर हमने क्या, लाइट रे, प्रकाश किरण शो की है। हम वेव नहीं बनानी है, इसमें प्रकाश लाइट को प्रकाश किरण की तरह ही दर्शाना है, तरंग की तरह नहीं दर्शाना है, ठीक है ना। और वो लाइट जो ये जो प्रकाश किरण है वो एक्चुअल में क्या, तरंगिका ही है, तरंग ही है, बट हमें वो रे की तरह ही दिखती है, कि सीधी रेखा की तरह ही दिखती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है, वेव नजर ही नहीं आती है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो ये नोट कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ये हमें आगे तक काम आएगा कि जो वेव फ्रंट है वो क्या होता है, ये लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं लाइट रे हमने ड्रॉ कर दी तो वेव फ्रंट अपने आप आ जाएगा, उस लाइट रे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, मिटा देते हैं इसको। अब हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तरंगाग्र के प्रकार। देखो, तरंगाग्र को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करते हैं।
Wavefront is divided into three parts. Wavefront is divided into three parts. तरंगागर को तीन भागों में विभाजित करते हैं. पहला है स्फेरिकल वेवफ्रंट. स्फेरिकल वेवफ्रंट, गोलीय तरंगागर. गोलीय तरंगागर. गोलीय तरंगागर. गोलीय तरंगागर कब उत्पन्न होगा वो हम देखते हैं. लिखो, किसी गोलीय या बिंदुवत आकार के प्रकाश स्रोत से, किसी गोलीय या बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगागर गोलीय तरंगागर कहलाता है. कोई गोलीय या बिंदुवत प्रकाश, जैसे बल्ब है, गोलीय ही होता है, गोलीय प्रकाश स्रोत है, उससे जो तरंगागर उत्पन्न होगा उसको हम गोलीय तरंगागर बोलेंगे. गोलीय तरंगागर कहलाता है. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखना, द वेवफ्रंट produced by spherical or point shaped light sources. The wavefront produced by spherical or point shaped light sources is called spherical wavefront. Is called spherical wavefront. तो देखिए spherical wavefront कैसे बनेगा वो हम देखते हैं. जैसे ये कोई पॉइंट सोर्स है, एस पॉइंट हो गया. हमें वेव नहीं, क्या शो करनी है, रे शो करनी है. इससे चारों तरफ ऐसे रे निकलेगी. ये रे निकल गई. एक्चुअल में ये वेव ही है, बट हम लाइट रे शो करते हैं. ठीक है. अब इसके पाथ में हमें वेवफ्रंट बनाना है, तो इस लाइट सोर्स से सेम डिस्टेंस पर हम पॉइंट ले लेते हैं ऐसे. ठीक है. तो इन पॉइंट को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा. ओके. तो ये अपनी लाइट रे हो गई. ये स्फेरिकल वेवफ्रंट हो गया. आप देख सकते हो कि ये जो लाइट रे है वो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है कि स्फेयर है, रेडियस जो हमेशा है वो स्फेयर के परपेंडिकुलर होती है. तो लाइट रे है वो, ईच लाइट रे है वो इस स्फेयर के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि लाइट रे है वो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर. तो अगर इन लाइट रे के पाथ में अगर हमें वेवफ्रंट बनाना है और वेवफ्रंट है वो लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर लंबवत होता है तो यहाँ पर स्फेयर ही बनेगा. यहाँ पर आपको एक सर्किल नजर आ रहा है, वर्त नजर आ रहा है, बट ये स्फेयर होगा क्योंकि लाइट रे ऐसे भी होंगी, ऐसे भी जाएंगी ऐसे, तो चारों तरफ बनेगा ऐसे. ठीक है ना. तो ये तो होगी लाइट रेज. प्रकाश किरणें हैं. ये तो डायग्राम बना लेना. और ये क्या है, पॉइंट सोर्स, बिंदुवत स्रोत है ये. और ये क्या बना है, गोलीय तरंगागर बना है. तो डायग्राम बना लो फटाफट. ओके. अब सेकंड हेडिंग डालना,
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेलनाकार तरंगागर, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर ही तरंगागर रूप में होंगे। अगर बिंदुवत प्रकाश स्रोत है या गोलीय प्रकाश स्रोत है, पॉइंट लाइट सोर्स है या स्फेरिकल लाइट सोर्स है, तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। बट अगर बेलनाकार सिलेंड्रिकल अगर लाइट सोर्स है, जैसे हमारी ट्यूबलाइट है, मरकरी है, वो क्या है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, बेलनाकार आकृति की होती है, तो उससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, बेलनाकार। लिखो, किसी रेखीय या बेलनाकार, किसी रेखीय या बेलनाकार, किसी रेखीय या बेलनाकार प्रकाश स्रोत से, किसी रेखीय या बेलनाकार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगागर उत्सर्जित तरंगागर उत्सर्जित तरंगागर बेलनाकार तरंगागर कहलाता है। बेलनाकार तरंगागर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ट्यूबलाइट हो गई या मरकरी की बल्ब हो गया, ठीक है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे द वेव फ्रंट produced by the wavefront produced by linear shaped or cylindrical light source is called cylindrical wave front। ये अपना cylindrical लाइट सोर्स है, बेलनाकार प्रकाश स्रोत, ठीक है। ये बेलनाकार ट्यूबलाइट जैसा है, तो इसके अराउंड ये जैसे बेलनाकार है तो इसके अराउंड ऐसे लाइट रे होंगी। तो इसके अराउंड अगर हम परपेंडिकुलर, इन रे के परपेंडिकुलर अगर हम सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसके अराउंड ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के अराउंड सिलेंडर बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ये लाइट रेज हो गई, डायग्राम बना लेना। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगागर।
तो हम ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है वो कई काम में नहीं लेंगे, ठीक है। या तो हम स्फेरिकल लेते हैं या प्लेन लेते हैं। प्लेन क्या होगा वो हम देखते हैं। थर्ड हेडिंग डालना प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, वो किससे प्रोड्यूस होगा? डायग्राम बना लिया होगा। प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंगागर, समतल तरंगागर क्या होता है? वो ये तरंगागर किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न नहीं होता है। ये बेलनाकार और जो गोलीय तरंगागर है, सिलेंड्रिकल और जो स्फेरिकल अपने वेव फ्रंट है, उनका ही पार्ट है, ठीक है ना। तो समतल तरंगागर क्या होगा, लिखो। यदि गोलीय तथा बेलनाकार प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से अधिक दूरी पर स्थित हो, यदि गोलीय या बेलनाकार प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से अधिक दूरी पर स्थित हो तो उनसे उत्पन्न क्रमशः स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, उससे उत्पन्न क्रमशः गोलीय तरंगागर तथा बेलनाकार तरंगागर, गोलीय तरंगागर तथा बेलनाकार तरंगागर आकार में बहुत बड़े प्राप्त होते हैं। आकार में बहुत बड़े प्राप्त होते हैं, कौमा जिनका एक छोटा भाग समतल तरंगागर कहलाता है। जिनका एक छोटा भाग समतल तरंगागर कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखने हैं, when cylindrical and when ऐसे लिखना, when spherical and cylindrical light sources, when spherical and cylindrical light sources are distant at the observer, are placed distant बोले तो अधिक दूरी पर, are placed at a distant from the observer, are placed at distant from the observer, then reaches spherical and cylindrical wavefronts respectively are huge in size या are large in size, comma whose small part is called plane wavefront, whose small size is called plane wavefront. ओके, अब देखिए, जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है,
इससे हमें पता है कि ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ऑब्जर्वर ये है, तो इस ऑब्जर्वर के पास ये पहुंच गया क्या? नहीं, एक ही थोड़ी होगा, इसके ये भी वेव फ्रंट होगा, ठीक है, ये भी वेव फ्रंट होगा, ये बड़ा लिया, ये भी होगा, ये और बड़ा हो गया, ठीक है, ओके, ये भी वेव फ्रंट होगा, एक ही थोड़ी होगा, ये भी वेव फ्रंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सेम डिस्टेंस पर ये ऐसे सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाएंगे। बट इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा तो ये बड़े वाला जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो पहुंचेगा। तो ये जो है वो आई से देखेगा तो ये पूरा तो इसको दिखेगा नहीं, इसका एक छोटा सा पार्ट देखेगा, ये इसका छोटा सा पार्ट देखेगा, वो छोटा सा पार्ट उसको स्फेरिकल नहीं, कैसा, उसको प्लेन ही नजर आएगा। जैसे अर्थ क्या है, स्फेरिकल ही है, लेकिन हम अर्थ का छोटा सा पार्ट देखते हैं तो हमें जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन ही नजर आती है। तो अगर मान लो ऑब्जर्वर है वो अगर किसी सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का भी अगर हम देखें तो ये सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स होगा तो सिलेंडर होगा, ठीक है, ये बड़े वाला सिलेंड्रिकल पहुंचेगा इसके पास, तो इसका छोटा सा पार्ट इसको क्या दिखेगा, प्लेन ही दिखेगा। तो अगर हमारा जो स्फेरिकल लाइट सोर्स या सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स है वो ऑब्जर्वर से बहुत अधिक डिस्टेंस पर हो तो उस स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स से जो इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव फ्रंट पहुंचेंगे वो आकार में बहुत बड़े होंगे, तो वो पूरा तो उसको वेव फ्रंट दिखेगा नहीं, तो उसका एक छोटा सा पार्ट दिखेगा, वो छोटा सा जो पार्ट है वो उसको प्लेन वेव फ्रंट की तरह नजर आएगा, ठीक है ना। तो उसका तो प्लेन वेव फ्रंट किसी लाइट सोर्स से, किसी अदर लाइट सोर्स से प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट और जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, जो बेलनाकार तरंगागर और जो गोलीय तरंगागर है, उसका एक छोटा सा भाग है, उसी को हम समतल तरंगागर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आप डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम बना, ये प्लेन हो गया ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है और इस प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ये क्या होगी, लाइट रेज होगी। ये प्रकाश किरणें होगी, ये समतल तरंगागर, ये प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हम स्फेरिकल या प्लेन वेव फ्रंट के काम में लेंगे, सिलेंड्रिकल काम में नहीं लेंगे। हमारे पास लाइट सोर्स या तो पॉइंट लाइट सोर्स होगा, अगर पॉइंट लाइट सोर्स है पास में ऑब्जर्वर है तो स्फेरिकल दिखेगा, और अगर ऑब्जर्वर दूर है तो उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का, उस गोलीय तरंग का छोटा सा भाग प्लेन वेव फ्रंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स के वेव फ्रंट होंगे, ठीक है, ओके। तो इनको आप टेक कॉपी में नोट कर लेना, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो कल हम इन जो वेव फ्रंट है इनके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।